Good evening everyone. Today video lecture we will discuss again the BPSC previous year question held in 1996 1996 में पूछे गए BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखें और टोटल 150 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे हमें एक आइडिया लगता है कि किस प्रकार के सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो इसलिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग हिस्टोरियन सेड गोल्डन पीरियड अबाउट शाहजहाँ एरा। शाहजहाँ एरा को गोल्डन पीरियड बताने वाले कौन से हिस्टोरियन हैं? तो इनका आंसर होगा A.L. श्रीवास्तवा। A.L. श्रीवास्तवा यानी ऑप्शन ए इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन। तो जो कोड दिया गया है उसके अनुसार आंसर करना है। उससे पहले आपको एसर्शन और रीजन दोनों को ठीक से पढ़ना है। तो एसर्शन दिया गया है कि जो डाउनफॉल हुआ नालंदा महावीर का वो 12th सेंचुरी के साथ साथ हुआ। और रीजन दिया गया है कि ऑफिशियल डोनेशन जो था महावीर का वाज टू बी इंडेड। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका एसर्शन जो है सही है और रीजन भी सही है तो आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल ऑप्शन ए होने वाला है। तो आपको पढ़ लिया होगा, आपने देखा कि दोनों जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी आर करेक्ट एंड आर जो दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक कैपिटल। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कैपिटल कौन सा जगह था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेमस कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी डैड बिफोर फाइट अगेंस्ट द मंगोल्स। मंगोल्स के विरुद्ध लड़ते समय कौन से अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर की मृत्यु हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जाफर खान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। हुमायूं ने जो वार लड़ा था उन सभी वार के जगह का नाम जो है आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहला जो वार आएगा वो फर्स्ट में आएगा और लास्ट वाला 4th प्लेस पे होगा। तो आप लोग ऑप्शन को ध्यान से देखें और आप सभी को यहाँ पे पता चल रहा होगा कि सबसे पहले जो वार लड़ा गया था हुमायूं के द्वारा वो चौसा का युद्ध था, चौसा का युद्ध। और इस ऑप्शन के द्वारा ही आपको आंसर देना है, चाहे चौसा का युद्ध पहला हो दूसरा हो, लेकिन ऑप्शन में पहला है तो उसका आंसर होगा पहला, जो कि 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। उसके बाद से हुआ था कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध जो हुआ वो यहाँ पे जो है आपको मैंने यहाँ पे गलत बता दिया। यहाँ पे जो है पहले देवरा का युद्ध हुआ था। देवरा का युद्ध हुआ था 1532 में और उसके बाद से हुआ था चौसा का युद्ध जो कि 1539 में हुआ था। उसके बाद से कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में और उसके बाद से सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डायनेस्टी इज नॉट मेंशन इन संगम टेक्स्ट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कदम्बा। कदम्बा जो था वो संगम की जो टेक्स्ट थी, किताबें थी, उसमें मेंशन नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है 4 इम्पोर्टेंट इवेंट अबाउट द लाइफ ऑफ बुद्धा, और उनसे रिलेटेड जो जगह है उसको मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं और 67वीं BPSC में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले बर्थ जो हुआ था गौतम बुद्ध का वो लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद से जो इनलाइटमेंट मिला वो बोध गया में हुआ। तो लुम्बिनी यहाँ पे फर्स्ट हुआ, इनलाइटमेंट 2 हुआ और सारनाथ में इन्होंने पहला अपना जो शिक्षा है वो दिया था। तो यहाँ पे ये सी होगा। उसके साथ साथ कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका, क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। हाँ, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको मैच कराया उसके अनुसार ही आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच कराने के बाद से बताना है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्रा को अपना जो है राजधानी बनाया था, उसकी जो महल थी वो किससे बना हुआ था? तो चंद्रगुप्त का महल जो बना हुआ था वो लकड़ी की बना हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ ह्यून सांग विजिट इन इंडिया विच टाउन वाज द फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। तो कॉटन की जो कपड़े होती थी वो कहाँ पे मुख्यतः बनाई जाती थी?
जब हुनसेंग जो विजिटर थे वो इंडिया में आए, तो उस समय जो कॉटन के कपड़े होते थे वो मथुरा में बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना एज ए प्रोविंशियल कैपिटल मेड बाय, तो पटना को प्रोविंशियल कैपिटल किसके द्वारा बनाया गया था? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा शेरशाह के द्वारा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द गोल्ड माइनर्स ऑफ बिहार सिचुएटेड इन 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में बिहार में कहाँ पे गोल्ड की माइनर होती थी? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा नॉन, यानी यहाँ पे आयोग ने इस क्वेश्चन को इनवैलिड किया था। हालांकि हिस्टोरियन की माने तो इसका जो आंसर होना चाहिए पटना होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को इनवैलिड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पे ठोस कोई सोर्स नहीं मिले थे। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फॉरमोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नियो हिंदूज ऑफ लेट 19th सेंचुरी, तो नियो हिंदूज्म के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वे थे स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल मूवमेंट से न्यू चैप्टर जो फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया में आया वो क्यों आया? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे और लिबरल थे वो दोनों यूनाइट हो चुके थे। होम रूल जैसा कि आपको पता है कि 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लॉन्च किया गया था। यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, गंधार पार्टी से, तो गंधार पार्टी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, गंधार पार्टी वाज फाउंडेड इन विच ईयर, तो गंधार पार्टी जो था वो 1913 में बनाया गया था। और यहाँ पे जो थे मेन लीडर थे वो लाल हरदयाल सिंह थे, बाबा जयाल सिंह थे, सोहन सिंह थे, इस प्रकार के बहुत सारे लीडर इसमें जुड़े हुए थे। 1913 में इसका निर्माण हुआ। स्लोगन से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्लोगन डू और डाई, डू और डाई किससे रिलेटेड है? तो करो या मरो का नारा आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी ने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और ये नारा कब दिया गया था? ये नारा दिया गया था 8 अगस्त 1942 को, तो इसका डेट भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी एट नोएखाली, नोएखाली में महात्मा गांधी के सेक्रेटरी कौन थे? तो इसका आंसर होगा निर्मल कुमार बोस, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए निर्मल कुमार बोस। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना होगा कि जयप्रकाश नारायण ने नेशनल लीडर के रूप में ज्वाइन किया था, तो इसके लिए यहाँ पे जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, भूदान मूवमेंट, या एज ए मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ कांग्रेस, तो इसका आंसर हो जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजागोपालाचारी, सी राजागोपालाचारी जो कि लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, कॉजेज ऑफ रिसर्जेंस ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडियन पॉलिटिक्स इन पीरियड 1923 से 1928 के बीच में, तो रिसर्जेंस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का क्या कारण था? तो इसका जो मेन कारण था वो था कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, जो कि चौरा चौरी कांड के बाद से वापस लिया गया, वो था मेन इसका कारण, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलियर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी रिकॉग्नाइज्ड, तो जब सिविल डिसोबीडियंस का फेलियर हुआ तो गांधी जी ने क्या देखा? तो गांधी जी ने ये देखा कि जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स है उस पर काम किया जाए, तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स पे उन्होंने काम करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द रीजन ऑफ फेल्यूर ऑफ 1857 रिवॉल्ट, तो 1857 की जो क्रांति थी उसकी जो फेल्यूर का कारण था वो क्या कारण था? तो जो मेन कारण था वो था कि यहाँ पे बहुत सारे जो ऐसे जनरल और जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन थे वो इकट्ठा नहीं हुए थे, तो लैक ऑफ एनी जनरल प्लान भी नहीं था और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं था, सभी अपने अपने स्तर पे लड़ाई कर रहे थे, इस वजह से इसका फेल्योर हुआ। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 जो कि बुक है और लिस्ट 2 ऑथर है, और उस दोनों को मैच करना है, तो हिस्ट्री से रिलेटेड है। जैसे कि लिस्ट 1 में बुक का नाम दिया है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? यहाँ पे आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 यानी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है।
तो इसमें आप देख सकते हैं जो हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट है वो किसके द्वारा लिखा गया था। आप ऑप्शन देखिए लिस्ट 2 में, तो ये लिखा गया था राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। उसके बाद से यहाँ पे जो कोड दिया गया है वो कोड के अनुसार आपको देखना होगा। तो जो हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट है वो लिखा गया था ताराचंद के द्वारा। और जो हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार है वो के दत्ता के द्वारा लिखा गया। फिर आनंद मठ जो है वो आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। फिर उसके बाद से कॉन्सेप्ट जो परसेप्ट है प्रीसेप्ट्स ऑफ जेसस, ये लिखा गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो यहाँ पे आप का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट्स ऑफ बिहार वेयर नॉट इम्पैक्टेड बाय 1857 रिवॉल्ट। तो इसमें से कौन सा पार्ट बिहार का इफेक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होना चाहिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन एलिमिनेशन से देना चाहिए, ताकि आप जो है जो अफेक्टेड एरिया है उसको आप साइड कीजिए और जो बच गया वो अनअफेक्टेड एरिया होगा। जैसे कि यहाँ पे दानापुर अफेक्टेड एरिया था, उसके बाद से पटना भी अफेक्टेड एरिया, आरा अफेक्टेड एरिया, यहाँ पे वीर कुंवर सिंह ने लड़ाई शुरू किया। फिर उसके बाद से मुजफ्फरपुर भी अफेक्टेड एरिया था। तो यहाँ पे जो मेनली बच गया वो मुंगेर बचा। तो मुंगेर यहाँ पे आंसर होना चाहिए, यानी ऑप्शन 5 यहाँ पे राइट आंसर होगा, ओनली 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह मूवमेंट डिड गांधी जी इन नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट। तो किस ऐसे सत्याग्रह में गांधी जी ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा वाइकोम सत्याग्रह जो कि 1924 से 1925 में हुआ था और इस साउथ में कंडक्ट कराया गया था, लेकिन इसमें गांधी जी ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, विच रीजन वेयर मोस्ट अफेक्टेड बाय डिस्टर्बेंस इरप्टेड आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, उसमें डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुआ, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित रीजन थे वो इसका नाम क्या था। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित रीजन हुए थे बिहार, और उसके बाद से यूनाइटेड प्रोविंस, उस समय यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 1 और 4 यानी ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, हु लेड बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। इसका नेतृत्व किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, और ये क्वेश्चन 67 बीपीएससी में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर पासिंग क्विट इंडिया रिजोल्यूशन गांधी जी वाज लॉक्ड इन। तो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास होने के बाद से गांधी जी ने क्या किया, तो गांधी जी जो थे वो आगा खान पैलेस में चले गए क्विट इंडिया के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इशूज वेयर द रीजन ऑफ फेल्यूर ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उसका जो मेन रीजन था फेल्यूर का, वो मेन रीजन क्या था, मेन रीजन था कि उसमें जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हुआ। कम्युनलिज्म रिप्रेजेंटेशन यानी जो है भाषा के आधार पे जो है लोगों ने भाग लिया, उसमें यूनिटी नहीं थी, इसलिए इसका फेल्योर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट रॉलेट एक्ट बिकॉज इट्स एम वाज। तो रॉलेट एक्ट आया, उसका जो विरोध जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया। क्यों किया, तो इसका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया। उसमें क्या था कि बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर थे, वो ओपनली बोल नहीं सकते थे, अपना जो पावर ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था उसको सप्रेस किया गया। इस वजह से यहाँ पे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सोचा इसको क्या करने, प्रोटेस्ट करने के लिए। तो इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, टू लिमिट द सिविल लिबर्टी ऑफ इंडियंस, रॉलेट एक्ट आया था। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा फाउंड किया गया 1897 में। तो 1897 में इसका निर्माण हुआ, और इसका फॉर्मेशन किस लिए किया गया था, इसका फॉर्मेशन किया गया था ताकि हिंदुज़्म का बढ़ावा दिया जा सके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है 1896, लेकिन इसका फॉर्मेशन जो था
वो 1 मई 1897 में किया गया। तो सॉरी, अगला क्वेश्चन है, हु वाज द इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938। 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का इलेक्शन हुआ। उसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंडेड द ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। तो जो बंगाल में ड्यूल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था उसको किसने ख़त्म किया? उसको ख़त्म किया गया था वैरेन हेस्टिंग के द्वारा। वैरेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में ख़त्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत सिंह हैड रिसीव द फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम। तो फेमस जो कोहिनूर डायमंड था वो रंजीत सिंह को मिला था, किसके द्वारा मिला? तो वो मिला था शाहजहाँ के शाह शुजा जो कि एक अहमद शाह दुरानी के क्या थे? डिसेंडर थे, यानी उन्हीं के वंशजों में से थे। और उन्होंने ही रंजीत सिंह जो कि जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे उनको कोहिनूर हीरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड विलिस्ली। तो पहला मराठा जो था वो कौन था? मराठा सरदार, उनका नाम है पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर हैं आगा खान, जो कि इन्होंने फाउंड किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की 30 दिसंबर 1906 को, और ये आगा खान के द्वारा इसका फाउंडेशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का फाउंडेशन किसने किया? आत्मीय सभा जो था वो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1813 में कलकत्ता में फाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज ब्रह्म समाज फाउंडेड। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था 1829 में। 1829 में ये भी कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा फाउंड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज गोरखसाहिनी सभा इस्टेब्लिश इन बिहार टू प्रोहिबिट काउ स्लॉटरिंग। तो काउ स्लॉटरिंग को बंद करने के लिए गोरक्षणी यहाँ पे होगा। तो गोरक्षणी सभा का निर्माण कब किया गया? तो गोरक्षणी सभा का निर्माण किया गया था 1882 में। 1882 में गोरक्षणी का सभा का निर्माण किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके बहुत सारे ऐसे सपोर्टर थे उनके द्वारा 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। तो ये क्वेश्चन इस बार के बीपीएससी में पूछा गया था। 67 बीपीएससी में ये क्वेश्चन था कि उड़ीसा का सेपरेशन बिहार से कब हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा आपका 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। और यहाँ पे जो है उड़ीसा बिहार से सेपरेट हो गया था। तो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है 1937 इसका आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे 1936 नहीं है, लेकिन आंसर जो होगा वो 1 अप्रैल 1936 ही होगा। अगर अभी ये क्वेश्चन आए तो आपको 1936 मारना है या ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जो टेनेंसी एक्ट था वो कब पास किया गया। तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो था वो 1908 में पास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का नेचर क्या होता है? तो प्लानिंग कमीशन का जो निर्माण हुआ वो 15 मार्च 1950 को हुआ था। और ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है, एडवाइस करती है कि क्या क्या डेवलपमेंट करना चाहिए, किस डिपार्टमेंट को कितना फंड एलोकेशन करना चाहिए, ये सारी प्लानिंग डेवलपमेंट का काम करती है, ये एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगला क्वेश्चन है, चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? हालांकि इसको अब डिसॉल्व कर दिया गया है। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का निर्माण हुआ। तो नीति आयोग से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। नीति आयोग के CEO, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन, इन सभी का नाम और नीति आयोग का जो भी करंट से रिलेटेड न्यूज़ हो उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो नीति आयोग से यहाँ पे नहीं पूछा गया। प्लानिंग कमीशन जो होते हैं उनके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और नीति आयोग के भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। तो ये भी क्वेश्चन BPSC 67 में पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब एडॉप्ट हुआ। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज है एडेड बाई, फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड बाई कौन से अमेंडमेंट एक्ट्स के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 42nd यानी 42वें अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था और इसी वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है मिनिस्टर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू। तो यूनियन काउंसिल में जो मिनिस्टर होते हैं वो किसको रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, सिर्फ लोकसभा के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ नो पावर टू। नो पावर टू, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर देना पड़ेगा। पार्डन करने की पावर होती है, रिमूव जस्टिस ऑफ कोर्ट इसका भी पावर यहाँ पे होता है नहीं, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। प्रोक्लेम इमरजेंसी ये प्रेसिडेंट करते हैं, इशू ऑर्डिनेंस ये भी प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन जो जस्टिस चीफ जस्टिस जो होते हैं या फिर कोर्ट के भी जस्टिस होते हैं उसके लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस किया जाता है जो कि लोकसभा के पास होती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा इज कॉल्ड परमानेंट हाउस बिकॉज। क्यों परमानेंट हाउस कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर होते हैं वो कभी फुल्ली जो है वो डिजॉल्व फुल्ली रिटायर नहीं होते हैं। उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है और हर 2 साल पे जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर कुछ होते हैं और कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो परमानेंटली बने रहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इट कैन नॉट बी डिजॉल्व। और यहाँ पे जो आंसर हो गया ऑप्शन 2, इट कैन नॉट बी डिजॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट इंक्लूड। तो लेजिस्लेटर जो होता है उसमें क्या रहता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का उसमें लेजिस्लेचर जो स्टेट का होता है उसमें क्या रहता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल और यहाँ पे असेंबली होता है और गवर्नर। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट होता है वैसे ही स्टेट के लिए असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर होता है। अगला क्वेश्चन है अच्छा यहाँ पे जो है आपको और सारे कोड दिया गया है। तो यहाँ पे जो है 4 यहाँ पे सही है और उसके साथ साथ 3 भी सही है, 3 और 4 दोनों सही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर यूज्ड वन टाइम इन कॉन्स्टिट्यूशन इन। तो जो वर्ड है कैबिनेट मिनिस्टर वो सिर्फ एक ही बार कॉन्स्टिट्यूशन में यूज हुआ है और उसमें आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 352 से में दिया गया है, आर्टिकल 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी अचीव्ड। इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी यानी भारत की जो नागरिकता है वो कब नहीं मिल सकता। भारत की नागरिकता कब नहीं मिल सकता है, जब आप जो है वेल्थ यहाँ पे बर्थ से तो मिल जाता है नेचुरल, अगर आप पहले से ही यहाँ पे बर्थ हैं आपका जन्म हुआ है तभी भी मिलेगा नेचुरलाइजेशन के द्वारा। बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरी इनटू इंडिया, अगर इंडिया में किसी नया रीजन का विलय हो गया तभी भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन, कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन से ही आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देख लिया, अब रिमेनिंग के 100 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 100 क्वेश्चन भी और देखने वाले हैं, तब तक आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। क्वेश्चन है इन जनरल इलेक्शन द एज ऑफ वोटिंग इज डिक्रीज टू 18 फ्रॉम 21 ईयर। तो पहला जो इलेक्शन करने के लिए जो मिनिमम एज था वो 21 वर्ष था, उसको घटाकर 18 साल किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 61 यानी ऑप्शन 3। और 61 अमेंडमेंट जो हुआ वो हुआ था 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पीपल आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा
12, यानी 12 लोगों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू देयर सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि आर्ट या फिर जो है कोई आर्ट से रिलेटेड रहता है, कोई स्पोर्ट्स से। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अबाउट। तो अर्थ जो है सन के अराउंड किस तरह से रिवॉल्व करता है, तो इसमें जो टोटल टाइम लगता है वो लगता है 365 दिन और 25 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम का क्या है, ये है वेनस, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड मिसिपाई मिसोरी, मिसिपाई मिसोरी, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, कॉटन का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है। तो अभी के टाइम में ये वेरी कर सकता है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को गूगल कर सकते हैं या फिर एक बार ज़रूर इसको अपडेट करके देख लीजिएगा। हालांकि जो इसका आंसर होगा वो होगा बिहार। यहाँ पे तो अभी जो है जब क्वेश्चन जो ये दिया गया था एग्ज़ाम जब हुआ 1996 में, तो बिहार था। अभी के टाइम में ये आप देख सकते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन है कंपैरिजन टू फीमेल मेल्स हैव हाई कलर ब्लाइंडनेस, तो इसका मुख्य कारण क्या है। तो मेल में जो है वो हाई कलर ब्लाइंडनेस होता है क्योंकि उनके पास एक ही क्रोमोसोम होता है, तो इस वजह से हाई ब्लाइंडनेस होता है। अगला क्वेश्चन है चांस ऑफ डिजर्ट ऑन द अर्थ इज मोर नियर, तो सबसे ज़्यादा जो है डिजर्ट होने का चांस कहाँ पे है, तो इसका जो जगह होगा वो अराउंड 23 डिग्री लैटिट्यूड के पास। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की जो हाइट है वो कितनी है, तो अबाउट 10 से 20 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंटर सीजन में अगर आप टच करते हैं एक आयरन ब्लॉक को और वुड ब्लॉक को सुबह के समय में, देन वी फील द आयरन ब्लॉक इज कूल्डर देन वुडन ब्लॉक, तो इसका मेन रीज़न क्या है। तो इसका जो मेन रीज़न है कि जो आयरन जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, इस वजह से उसमें जो है हीट का ट्रांसफ़र बहुत तेज़ी से होगा, जबकि वुड में जो है वो बैड कंडक्टर है। तो ठंडी के समय में जो है टेम्परेचर लो रहेगा तो आयरन जो है और जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन वुड जो है बैड कंडक्टर के होने की वजह से उसका टेम्परेचर लो नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोप ऑफ एनी एटॉमिक न्यूक्लियस इज दैट न्यूक्लियस विच हैज़, तो आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप होता है जिसमें सेम एलिमेंट रहते हैं और उसमें जो है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है, तो उसको बोलते हैं आइसोटोप। और जो है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं उसके न्यूक्लियाई में, तो इसमें जो है क्या है ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखें तो ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो आइसोटोप होते हैं उसमें प्रोटॉन की संख्या सेम होती है, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स होती है वो डिफरेंट होती है, तो उसको आइसोटोप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव केमिकल इन मॉस्किटो रिपेलेंट इज, तो जो मॉस्किटो में एक्टिव केमिकल है उसको क्या बोला जाता है, तो उससे बोला जाता है एल्थ्रीन, एल्थ्रीन यानी ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है सरफेस ऑफ अर्थ विच इज़ कवर्ड बाय वाटर, सॉरी ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है काफ़ी। तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे डाटा देखकर समझा कि मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है आपका बताना है कि जो अर्थ पे जो सरफेस है उस पर टोटल कितना पानी है, तो टोटल पानी आप सभी को पता होगा कि सुनने में भी आता है कि जो अर्थ पे है 1/3 ही सरफेस है, बाकी 2 भाग तो पानी ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगर आपको एग्जैक्ट पूछे कि एग्जैक्ट अर्थ पे कितना पानी है, तो 71% जो है वो पानी है, और उसमें भी 96% तो ओशन के पास ही है, बाकी बचे हुए पानी अदर रिसोर्सेज के पास है। अगला क्वेश्चन है विच कॉन्स्टेलेशन स्टार्स डायरेक्टेड टुवर्ड द पोल स्टार, तो पोल स्टार के तरफ कौन सा कॉन्स्टेलेशन झुका हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा उर्सा मेजर। उर्सा मेजर इसका जो आंसर इसमें नहीं दिया गया है उर्सा मेजर, इसमें जो दिया गया है कि उर्सा मेजर के जगह हम ग्रेट बियरर के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे ग्रेट बियरर इसका आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है हैवी वाटर जो होता है वो क्यों होता है, वाटर हैवी क्यों होता है। तो वाटर जो होता है वो हैवी इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के, ड्यूटेरियम के, वो मिले होते हैं, इस वजह से वो हैवी हो जाता है। और हैवी वाटर का जो फॉर्मूला होता है जैसे कि D2O होता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या कह रहा है कि जो है ऑप्शन मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि हाइड्रोजन के जगह इसके आइसोटोप्स होते हैं। तो ऑप्शन 3 आप आसानी से मार सकते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज। तो जो फंडामेंटल न्यूक्लियस का क्या होता है, तो न्यूक्लियस के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। इस बार के बीपीएससी क्वेश्चन बीपीएससी 67th में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूक्लियस में क्या होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो देख लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक रिपीट हो चुका है, तो आप लोग को अंदाज़ा लग गया होगा कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी एट द एज ऑफ 20 ईयर्स इज अबाउट। तो कितनी हड्डी होती है 20 साल की उम्र में। तो टोटल जो हड्डी की संख्या होती है वो होती है लगभग 200, यानी ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। और एडल्ट में ये लगभग 206 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिजीज स्प्रेड बाय HIV इज। HIV के कारण कौन सा डिजीज होता है, तो HIV के द्वारा एड्स का संक्रमण होता है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये किसके कारण होता है, तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है, इसके कारण इसका फैलाव होता है। अगला क्वेश्चन है कि इफ 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब लाइटेड फॉर 10 आवर्स देन कंजप्शन ऑफ पावर वुड बी। तो कंजप्शन कैसे निकलता है, तो यहाँ पे कंजप्शन जो होगा वो किलोवाट में होता है, यूनिट जिसको बोला जाता है। तो 1 किलोवाट जो होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। तो 100 वाट है और 10 घंटे के लिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसको 1000 वाट आवर्स कह सकते हैं। और 1000 वाट का मतलब होता है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब होता है 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस ग्लास का पावर है 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर, और इसमें जो है फोकल लेंथ पूछा गया है। तो फोकल लेंथ क्या होता है कि जो है लेंस का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/, फोकल लेंथ जो होता है वो 1/, पावर का होता है। तो पावर जो है इसमें 2 डायोप्टर दिया गया है, तो फोकल लेंथ जो होगा 1/, डायोप्टर यानी 100 जो है यहाँ पे एक जो है मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पावर दिया गया है ग्लास का वो +2 डायोप्टर है, ठीक, और +2 डायोप्टर है। और इसमें जो है पूछा गया है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के लिए क्या चाहिए, फोकल लेंथ के लिए चाहिए आपको 1/θ। 1/θ, थीटा आपको दिया गया है 2 + 2, और यहाँ पे 100 आपका स्टैंडर्ड डिस्टेंस होता है। तो 100/2 हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कौन सा लैंग्वेज नहीं है, तो आप सभी को पता है कि जो C++, जावा, पास्कल, बेसिक, फोर्ट्रैन, ये सभी कंप्यूटर लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है फास्ट जो है एक कोई लैंग्वेज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है सेल्सियस स्केल में नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 37 डिग्री, यानी लगभग 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे जो दिया गया है आपको एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था 67 में, बट यहाँ पे जो था ऑप्शन में सन था। तो सन चूँकि सबसे बड़ा जो है सोलर सिस्टम का भाग है, तो वहाँ पे तो 67 में सन हो गया था। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखें तो सबसे जो बड़ा प्लैनेट है वो है जुपिटर। अगला क्वेश्चन इन एयर विच गैस हैज मैक्सिमम अमाउंट इज which gas
तो बिल्कुल यहाँ पे इजी क्वेश्चन है। नाइट्रोजन जो होता है वो बहुत सारे लोग जानते हैं 78% नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 93 यानी 0.9%, उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स्ट्रा पेनिसुलर माउंटेन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पैलियोजोइक पीरियड। पैलियोजोइक पीरियड यानी ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओल्ड एलुवियल सॉइल ऑफ प्लेन ऑफ गंगा इज कॉल्ड। ओल्ड एलुवियल सॉइल ऑफ प्लेन गंगा इज कॉल्ड बंगर यानी ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाद्रवती स्टील प्लांट। भद्रावती स्टील प्लांट इज सिचुएटेड इन विच प्लेस। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा भादरा रिवर। भादरा रिवर के पास भद्रावती स्टील प्लांट है और यहाँ पे इसका जगह जो होगा वो कर्नाटका में होगा और ये भादरा रिवर के पास में है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जूट का कौन सा स्टेट है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप हैज लार्जेस्ट एकरेज इन इंडिया। तो लार्जेस्ट जो है वो किसका कंट्रीब्यूटर है यहाँ पे? तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे उपज होता है यहाँ पे राइस, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विदर्भा इज अ रीजन इन इंडिया एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ। विदर्भा क्या है? तो विदर्भा जो है वो महाराष्ट्र का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरापूंजी इज सिचुएटेड इन विच प्लेस। चेरापूंजी इज सिचुएटेड इन मेघालय। चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय में है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेंसिटी पोजीशन ऑफ बिहार। तो बिहार का स्थान जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी में फर्स्ट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोवेस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो लोवेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है पॉपुलेशन के मामले में किसका है? तो इसको आप जो है 2011 के जनगणना के अनुसार एक बार देख लेंगे और इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन के अनुसार आंसर होगा वो होगा लोहारदगा। लोहारदगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेराई रीजन ऑफ बिहार। तेराई रीजन ऑफ बिहार इज स्प्रेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तेराई रीजन जो है वो इंडिया नेपाल के बाउंड्री के पैरेलल है यानी ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर प्लेटू फॉरेस्ट के बारे में और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि एवरग्रीन है, एवरग्रीन है छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर फॉरेस्ट, डेसिडिवस है, सवावना है या थोरनी है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा 86 का ये होगा आपका 2 और 3 यानी डेसिडिवस है और सवावना है। अगला क्वेश्चन है बिहार आयरन ओर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। आयरन ओर का जो है एक्सट्रैक्शन कहाँ से होता है? और ये क्वेश्चन जो है झारखंड का सेपरेशन से पहले है तो अभी के टाइम में इसका आंसर चेंज हो जाएगा और इस प्रकार के क्वेश्चन अभी जो है वो कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। अगला क्वेश्चन है जो कि झारखंड में स्थित है। अभी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? झारखंड में स्थित है और यहाँ आयरन ओर का एक्सट्रैक्शन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन ट्रायंगल से रिलेटेड। गोल्डन ट्रायंगल क्या है? तो गोल्डन ट्रायंगल जो है वो बोला जाता है नारकोटिक्स प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ म्यांमार और थाईलैंड को। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APEC। APEC का फुल फॉर्म क्या होता है? APEC का फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट फॉर्मली इनॉग्रेटेड इन। साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कब हुआ? ये हुआ था 7 दिसंबर 1995 को। 7 दिसंबर 1995 को साइन किया गया था और इसको बोला जाता है साप्ता साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो फुल फॉर्म भी कभी पूछ सकता है। डेट है 7 दिसंबर 1995। अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसस रिपोर्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इज। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये
2011 सेंसस के अनुसार आपको इसका आंसर देना है। द पीरियड ऑफ 8 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया इज, तो 8 5 ईयर प्लान का पीरियड कब से कब था? तो 8वां जो पंचवर्षीय योजना था वो लागू हुआ था 1992 से 1947 के बीच। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑब्स्ट्रक्टेड मेनली ड्यू टू, तो इंडिया में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हो नहीं पाता है, मीन्स हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है अभी? और ये ड्रास्टिकली इन कंपेरिजन टू डेवलप कंट्री कम है, इसलिए कम है क्योंकि यहाँ जो है वो स्किल की कमी है और इंडस्ट्री भी कम है। उसके साथ साथ सोशल जो वेस्टर्न जो सोशल प्रेफरेंस होना चाहिए उसका प्रोफेशन यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। इस वजह से ये सारे कारण हैं, इस वजह से यहाँ पे जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन 1996 का है, अभी जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जो है थोड़ा देखना पड़ेगा, अपडेट हो सकता है। द एम ऑफ अंत्योदय प्रोग्राम इज, अंत्योदय प्रोग्राम का जो मेन कारण क्या है? तो इसका जो मेन कारण है वो है कि जो पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, जो गरीब से गरीब लोग हैं, उनकी मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन करेंसी इज डिटरमाइंड बाय, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सम सेलेक्टेड करेंसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज एग्जाम्पल ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक क्योंकि आप और हम जो भी कॉमन पीपल हैं उसमें पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं और कुछ साल बाद उसको निकालते हैं, तो ये एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन के लिए आप यहाँ पे असर्शन और रीजन पढ़ें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। असर्शन पहले देखते हैं। असर्शन में दिया गया है कि जो प्रोग्राम जैसे कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है नॉट सक्सेसफुली, जितना उम्मीद है उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। और इसका कारण देखते हैं क्यों नहीं हुआ, इनसफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। तो क्या ये रीजन सही है? पहला तो असर्शन जो दिया गया है उसका रीजन सही है या नहीं ये बताना है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि जो किसके बारे में है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट के बारे में, तो ये सक्सेसफुली नहीं हुआ जितना होना चाहिए। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस था वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। और इसका जो था ये इसलिए हुआ क्योंकि एक मास लेवल पे इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन करने को कहा गया। अगर इसको लोकल बेसिस पे इम्प्लीमेंटेशन किया रहता तो सक्सेसफुल हो सकता था, लेकिन बहुत सारे मास लेवल सेंट्रलाइज लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करने में प्रॉब्लम हुआ, तो इसलिए ये सक्सेसफुल नहीं किया। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बिगेस्ट सोर्स क्या है? तो बिगेस्ट सोर्स जो है वो यहाँ पे जो ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन के अनुसार तो यहाँ पे बिगेस्ट सोर्स टैक्स रेवेन्यू होगा, लेकिन अभी के टाइम में जो बिगेस्ट सोर्स है वो 2 सोर्स है, एक तो कॉर्पोरेशन टैक्स और दूसरा पर्सनल इनकम टैक्स। और अभी के टाइम में जो है जीएसटी उसका बहुत बड़ा सोर्स है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, at the time of death of a man age 129th part of year his birth, if at the time of death as the whole number years, then what was the age in। तो मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ कि जब एक पर्सन की मृत्यु हुई तो उसका जो एज था वो 1/29 था, और कुछ साल बाद पार्ट ऑफ 1/29 था उसकी बर्थ का जो एज था। सपोज अगर बर्थ जो था, बर्थ के समय बर्थ जो था वो 1 साल था, तो 29 साल की उम्र में मृत्यु हुआ। और उसी तरह से अगर जो था डेथ था वो होल नंबर में है, तो डेथ होल नंबर में है तो उसका जो एज है 1900 में क्या होगा?
तो ये एक प्रकार से क्वेश्चन है जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन है कि मैन जो है एक आदमी 3/4 ये नॉर्मल स्पीड से चल रहा है और उसके बाद से उसको लेट हो गया 1.5 घंटा, तो उसका नॉर्मल स्पीड क्या होगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है स्पीड एंड डिस्टेंस का। उसके बाद से क्वेश्चन है मैथ का कि इलेक्शन में 20% जो वोटर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ओनली 2 कैंडिडेट्स वे राम और श्याम थे। राम को 42% वोट मिला और उन्होंने श्याम को हराया 400 वोटों से। तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे परसेंटेज से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 1 यानी 4200 वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 160 2 साल के लिए और उसका प्रिंसिपल यहाँ पे पूछा, प्रिंसिपल भी नहीं दिया गया है तो प्रिंसिपल आपको पी मानना होगा। सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है तो 160 बराबर PRT हो गया। आर यहाँ पे पूछना है, बताना है, और टी हो गया 2 साल। तो पी और आर दोनों यहाँ पे वेरिएबल हो गए। फिर उसके बाद से कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिया है 164। तो 2 इक्वेशन होगा और दोनों इक्वेशन से पी और आर का वैल्यू निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट के लिए P इंटू 1 + R/100 का पावर T, और इस अमाउंट में से माइनस P करेंगे तो CI का वैल्यू निकलेगा जो कि 164 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन भी मैथ से है। 3 प्राइम नंबर हैं जिनका सम 100 है और जिसमें 1 नंबर जो है ग्रेटर बाई 36 और देन अदर द हाईएस्ट प्राइम नंबर। हाईएस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, तो इसको आप x मान के बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। तो छोटा नागपुर प्लेटू का मेन क्रॉप क्या है, तो इसका जो मेन क्रॉप है वो है व्हीट एंड मैज। व्हीट एंड मैज, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 2 और 4। 2 और 4 आप देखिए ऑप्शन 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार, द बेल्ट ऑफ जूट इन इंडस्ट्री इज। तो जूट इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा बेल्ट यानी सबसे ज़्यादा जो है एरिया किस जगह का है, तो जूट के लिए सबसे ज़्यादा जो एरिया यहाँ पे दिया गया है कि आपको नॉर्थ ईस्ट प्लेन ऑफ बिहार। नॉर्थ ईस्ट का जो प्लेन है इसमें जूट का खेती बहुत ही अच्छा से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल मिनरल प्रोडक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय बिहार। तो बिहार में टोटल मिनरल कितना बनता है, तो टोटल मिनरल जो आता है ये झारखंड सेपरेट होने से पहले है, तो इसलिए इसका जो आंसर जो होगा उस टाइम वो होगा यहाँ पे ऑप्शन 4 यानी 36%, 60%, 16% नहीं होगा, क्योंकि जो बिहार में पोजीशन है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम मिनरल मिलता है, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ टोटल कल्टिवेटेबल लैंड ऑफ बिहार इज। तो जो भी यहाँ पे कल्टिवेटेबल लैंड यानी खेती करने लायक लैंड है उस पर कितना इरिगेशन होता है, तो टोटल इरिगेशन जो होता है वो होता है 50% से ज़्यादा। 50% से ज़्यादा के ज़मीनों पे इरिगेशन का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज प्रोड्यूसेस मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में बनता है थर्मल पावर प्लांट से। अगला क्वेश्चन है ओल्डेस्ट बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉटन यानी ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट डायरेक्टली इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टली इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मनी, प्राइस स्टेबिलिटी, सेविंग रेट या यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आपको ऑप्शन से देखना होगा। इसमें पूछा गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टली इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसका आंसर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से दे सकते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगा, जब सेविंग रेट, जब यहाँ पे सेविंग रेट जो होगा वो होना चाहिए। उसके बाद से प्राइस का स्टेबिलिटी भी होना चाहिए, तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। प्राइस अगर वैरी करेगा बहुत ज़्यादा तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। फिर जो भी रिसोर्सेज दिया गया है उसका उचित यूज भी ज़रूरी है, तो
तो यानी ऑप्शन 4 भी सही है। तो बचा एक ऑप्शन, ऑप्शन 1, ये सही आंसर होगा। यही जो है डायरेक्टली इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी रिमेनिंग 3 जो है डायरेक्टली इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स आर इन इंडिया। एक्सपोर्ट प्रमोशन कितने जोन बनाए गए हैं इंडिया में? तो टोटल जो है ये 7 जोन है, 7 जोन है इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, बिहार, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ रूरल और अर्बन पॉपुलेशन। रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का रेशियो क्या है? तो 2011 जनसंख्या के अनुसार 88% यानी लगभग 88.7% जो है वो रूरल में रहता है और सिर्फ 11% ही लोग अर्बन में रहते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो 88.7 से 11.3, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बिहार विच इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल हेल्प। तो बिहार में कौन ऐसा जो है इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल हेल्प दे रहा है कि इंडस्ट्री यहाँ पे बनाए जाए इस्टेब्लिश करने के लिए? तो ये दिया जा रहा है बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 3 क्यूब्स जिसका साइड है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, वो मेटल से बना है और उसको एक नया क्यूब बनाना है। उसको पिघलाकर मेल्ट करके तो जो नया क्यूब बनेगा उसका जो है साइड कितना होगा? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको तीनों का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 तीनों को ऐड करके आपको इसका वॉल्यूम इक्वल कर देना है और उससे जो निकलेगा उससे नया क्यूब का एरिया, नया क्यूब का जो है वो साइड निकलेगा। तो क्यूब का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो ए क्यूब होता है। ए क्यूब यानी 3 क्यूब 4 क्यूब और 5 क्यूब को ऐड करेंगे तो 216 आएगा। तो 216 जो होगा वो क्या होगा? वो होगा नया वाले के वॉल्यूम के बराबर ए क्यूब, यानी 200 ए क्यूब बराबर 216। तो ए का वैल्यू कितना होगा? 6। ए का वैल्यू 6 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सीरीज से रिलेटेड। सीरीज से यहाँ पे मिसिंग नंबर बताना है। इसमें बीच में कितना मिसिंग है? तो यहाँ पे जो है बीच में क्या होगा? बीच में मिसिंग नंबर यहाँ पे लॉजिक कैसे निकलेगा? लॉजिक निकलेगा कि क्या चल रहा है। सबसे पहले आप डिफरेंस देखिए, तो 1, 3 कुछ नहीं अभी पता चला, तो ये डिफरेंस से नहीं होगा। इसके अलावा और कुछ लॉजिक देखते हैं। तो और लॉजिक क्या हो सकता है? ये ए स्क्वायर प्लस 1, ये 2 स्क्वायर प्लस 1 और ये किसका स्क्वायर के पास है? ये है 625 का स्क्वायर, उसके बाद से 26 का स्क्वायर 676, यानी ये 26 का स्क्वायर प्लस 1। तो 1, 2 और 26, तो 1, 2 और 26, तो 2 के बाद से क्या आना चाहिए? यहाँ पे इस संख्या का स्क्वायर हो रहा है, तो फिर यहाँ पे भी इस संख्या का स्क्वायर अगर करते हैं तो 5 स्क्वायर प्लस 1, यानी यहाँ 26 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 26। तो आप समझ गए इसका आंसर 26 होगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ 11 कंसेक्यूटिव नंबर। 11 कंसेक्यूटिव नंबर का जो सम है वो 220 है। तो 220 है और मिडिल नंबर बताना है। तो इसको आप जो है x मान के कर सकते हैं। x मान के कैसे करेंगे? जैसे पहला संख्या x, दूसरा संख्या x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, तो ऐसे ही हो जाएगा। आपका कितना x होगा? इसमें जो है 11x हो जाएगा। उसके बाद से 1, 2, उसके बाद से 3, 4, ऐसे करते करते कितना तक आएगा? 10 तक आएगा। तो 11x प्लस 10 बराबर कितना हुआ? 200। यहाँ पे 10 तक आएगा तो ये 10 को तो जोड़ना पड़ेगा ना, 10 को जोड़ना पड़ेगा, यानी इसमें क्या होगा कि 11x प्लस
कि 1 आएगा प्लस 2 आएगा प्लस ऐसे ऐसे करते करते 10 आएगा। तो इस सभी का सम कितना हुआ, इस सभी का सम जो है आप करेंगे तो सभी का सम जो है निकल के आएगा 50 और ये 5 55 आएगा। इसको कीजिए आप 220 के बराबर। तो 220 के बराबर करने के बाद से ये आपको हो जाएगा 220 माइनस 55 और बट्टा में 11। तो ये आ जाएगा, कितना आएगा 5 और उसमें 1 किया तो ये हो जाएगा 6 और 1। तो इसको 11 से करेंगे तो क्या होगा 1 और 5 15। तो इसका जो 15 हो गया वो x हो गया, 15 जो हुआ वो x हुआ। लेकिन मिडिल संख्या पूछा है तो मिडिल संख्या क्या होगा x प्लस ये हो जाएगा आपको यहाँ पे छठा टर्म क्या होगा, छठा टर्म होगा x प्लस 5। तो x का वैल्यू हो गया आपका 15 और 5 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। राइट आंसर 20 होगा। अगला क्वेश्चन, तो इसी प्रकार से ये मैथ के क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके इसका PDF देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। और क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि क्या आपका आंसर आया। आइए अगला आप क्वेश्चन देखते हैं कि लोकल टाइम ऑफ पटना इज, लोकल टाइम ऑफ पटना क्या है। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से आगे चलता है। इजी क्वेश्चन है। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बिहार, बिहार से कितने पार्लियामेंट के मेंबर हैं। तो आप ये क्वेश्चन तो करंट अफेयर से है। अभी जो मेंबर कितने हैं ये अभी आपको करंट अफेयर से पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है हु विल प्रिसाइड ओवर द प्रोपोज्ड वुमेन कमीशन इन बिहार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1900 नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है इसके जो हेड हैं बिहार में कौन है। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी के डेट में कौन है, इनका नाम जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ रूरल अर्बन पॉपुलेशन। तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि रूरल अर्बन पॉपुलेशन कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे 11 जो है अर्बन में है और रूरल में कितना है, रूरल में लगभग 88.7% ऐसा रेशियो आया। उसके बाद से अगला क्वेश्चन, मगहार महोत्सव सेंट कबीर के लिए मनाते हैं। तो मगहार महोत्सव के ये हुआ 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी नोवेल सेलेक्टेड फॉर साहित्य अकेडमी अवार्ड 93। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स बुद्धिस्ट मॉन्क इन बिहार हैव बीन एजिटेटिंग टू कंट्रोल ओवर। तो बुद्धिस्ट मॉन्क जो है साधु संत वो बिहार में क्यों है, क्योंकि महाबोधि टेम्पल के पास में। अगला क्वेश्चन है सेकंड इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो सेकंड इंडियन वुमेन कौन है, सेकंड इंडियन वुमेन है संतोष यादव यानी ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटर ऑफ द मूर लास्ट सिंह के राइटर कौन है। तो इनका नाम है सलमान रशीद जो है द मूर लास्ट सिंह। अगला क्वेश्चन राइटर ऑफ झारखंड कैस्टल ओवर ग्रेप्स के राइटर हैं विक्टर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज द टॉलेस्ट एंट्री इन द नॉन अलाइंग मूवमेंट। इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 क्यों होगा, ऑप्शन 4 इसलिए होगा क्योंकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो विच कंट्री हैज़ द लेटेस्ट। तो यहाँ पे ये जो है करंट अफेयर से रिलेटेड है। और अभी जो है लास्ट जो 2011 में अजरबैजान जो है 2011 में ज्वाइन किए हैं। तो अजरबैजान जो है 2011 में ज्वाइन किया कंट्री है, लेटेस्ट कंट्री जो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ स्टार दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ पोल। तो उस ग्रुप ऑफ स्टार को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सप्तऋषि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 1995 2 सीरियल, तो ये भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लार्जेस्ट स्कोरर ऑफ मेडल्स, तो दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज this is also question related to current affair. Again this question is current affair question. Dense forest, now this is question related to geography. Dense forest on the earth are mostly found, तो dense forest जो है वो कहाँ पे ज़्यादातर मिलते हैं, तो इनका जो मिलने का जो जगह है वो है इक्वेटर के पास। इक्वेटर के पास इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है रेन बहुत ही ज़्यादा होता है, रेन होता है इक्वेटर के पास, इसलिए जो है फॉरेस्ट जो है ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवार्ड गिवन टू राजशेखर फॉर हिज तमिल फिल्म, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट अफेयर। आपको नेशनल फिल्म अवार्ड और एकेडमिक अवार्ड जिसको ऑस्कर अवार्ड बोलते हैं वो भी क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। अगेन दिस इज क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट अफेयर। 1995 करंट अफेयर क्वेश्चन, तो एक साल के अंदर में जो भी क्वेश्चन करंट अफेयर से होंगे वो आपको पूछे जाएंगे। विंटर ऑफ द 11th जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, तो टूर्नामेंट हुआ है, तो ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु ऑन सिंगल टूर्नामेंट ऑफ वुमेन इन 96, तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 96 का, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है BPSC PT ये 96 में हुआ था। तो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू करंट अफेयर क्वेश्चन। ब्यास सम्मान, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ब्यास सम्मान जो कि 2021-22 जब भी हो एग्ज़ाम उससे आप एक साल पहले का जरूर याद रखिए। साहित्य अकादमी अवार्ड, ब्यास सम्मान, JCB प्राइज़, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल प्राइज़, पीस प्राइज़, ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राउन प्रिंस 95, तो लगभग इस बार के BPSC में 35 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए थे। तो 35 क्वेश्चन जो है हर साल आते हैं, 30 आते हैं, कभी 35 आएंगे, कभी 40 भी आ जाते हैं, कभी 32 आएंगे, कभी 25 आएंगे, इस तरह से आते हैं, लेकिन करंट अफेयर लगभग 30 प्लस ही रहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है अल्जीरिया के प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है Which of the following country declare her intention that she would support the views of India for comprehensive test ban treaty? तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एट द एंड ऑफ 1995 करंट अफेयर से क्वेश्चन। अब आगे जो दो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से है। हु कंस्ट्रक्टेड जंतर मंतर, जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया, तो ये जंतर मंतर का निर्माण जो कराया था वो कराया था महाराजा जय सिंह ने, जय सिंह ने कराया था। और ये कहाँ पर है, जंतर मंतर का निर्माण जो है महाराजा जय सिंह ने कराया था 1724 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्री विच इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम इज, तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन सा है, तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है वो है अभी सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। और अभी के डेट में इंडिया जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है वो ईरान से करता है, इराक से करता है, और उसके बाद से सऊदी अरबिया से करता है, फिर रसिया से करता है। तो ये 1 नंबर 2 नंबर ये इम्पोर्टेंट कंट्री है, इंपोर्ट करता है इंडिया। और जो है सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है वो अमेरिका, USA और चाइना, और तीसरे नंबर पे इंडिया आता है। तो ये इस तरह से 150 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और क्वेश्चन को अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और उसके साथ साथ आप लोग क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट करके देखिए ताकि जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझ में आए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू वेरी मच।